हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेट स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके साथ काफ़ी डिटेल में उसके साथ हम बात करेंगे। फिर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 35वां रहने वाला। इससे पहले हमने 34 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं जो कि काफ़ी डिटेल में हमने सारे क्वेश्चन को बताया। अगर आपने स्टूडेंट्स उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप ज़रूर वहां से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं आगे क्या कहा गया। स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये लिंक है, आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो हम डेली बेसिस पे क्विज प्रोवाइड कराते हैं और मोटिवेशनल कोट्स देते हैं और डेली हम यहां पे वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं पेपर 1 के लिए हम यहां पे डेली देते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप यहां ज्वाइन करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में और अच्छी हो सके। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल यह है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है, हमसे यह पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है परसुएसिव एंड कन्वीनियंस डायलॉग, ऑप्शन बी में दिया गया पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, ऑप्शन सी में दिया गया वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी में दिया गया स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ ग्रैब पॉइंट। स्टूडेंट्स, इसमें जो है परसुएसिव एंड कन्वीनियंस डायलॉग जो है ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है, और लेकिन वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। अगर ये टू वेज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन होता तब ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता। इसी वजह से वन वे है, इसी वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए हम इसके बारे में देखें, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इसको हमने डिटेल में यहां पे बताया स्टूडेंट्स। कहा गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, सबसे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्लैरिटी का है। यानी मैसेज जो भी होगा, मैसेज को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। और जो भी नॉइज है, जो भी बाधाएं हैं, उससे बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जो भी मैसेज है बिल्कुल, यानी क्लियर मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल साफ मैसेज होना चाहिए। अगर मैसेज साफ नहीं होगा, यानी मैसेज अगर जो वेग होगा तो उसमें क्या होगा कि जो भी बाधाएं तो आएंगी, जो कम्युनिकेट करने में बाधाएं तो आएंगी, उसके साथ ही साथ जो है जो क्रिएट करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को में बाधाएं बनेगा, और उसी के साथ साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें ज्यादा डिले होगा। डिले क्यों होगा? क्योंकि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो मैसेज भेजना है, जब दूसरा व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाएगा, उसमें क्लैरिटी नहीं रहेगी मैसेज में, तो इसमें डिले होगा और एक बाधा आएगी कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में होगा। यही बात यहां पे की गई है। अगर सेकंड प्रिंसिपल की देखें तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी, ब्रेविटी का स्टूडेंट्स यहां पे मतलब वो है कि बिल्कुल शॉर्ट मैसेज जो होगा बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। हमसे यहां पे यह कहा गया कि प्रिंसिपल जो होगा किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, वो दूसरा प्रिंसिपल ये है कि मैसेज जो है बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। पहले में हमने पढ़ा क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए। दूसरे में हमने पढ़ा कि मैसेज जो होगा बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो भी लाजमी चीजें हैं मैसेज में या सफिशिएंट हैं वही उसमें होने चाहिए। मैसेज का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी इतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाना चाहिए और न बार बार किसी चीज को उसमें रिपीट करना चाहिए। अगर ये होगा तो क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय करता है एक्चुअल मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैसेज। जो भी मैसेज का एक्चुअल मीनिंग है और उसकी जो खासियत है उसको वो खराब कर देता है, ओवर एक्सप्लेनेशन और रिपीटेशन। इस वजह से हमें चाहिए कि जो प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी हो
ब्रेविटी में बताया गया कि कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल शॉर्ट में होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए। और फिर इसमें कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी क्या होनी चाहिए, कि मैसेज को होने चाहिए बिल्कुल सिंपल होने चाहिए और फैमिलियर वर्ड्स यूज करने होने चाहिए। यानी जो भी उसमें मैसेज में जो भी यूज किया गया हो वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हो और ऐसे वर्ड हो जो फैमिलियर हो, यानी जो अक्सर जो हमारी बोलचाल की भाषा में वो यूज किए जाने चाहिए। ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जाने चाहिए जो न कभी सुना हो और न कभी उसको पढ़ा हो। तो इस वजह से हमें कहा गया कि सिंपलिसिटी मैसेज में होनी चाहिए। अगर ये वेग होगा यानी भद्दा होगा, ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होंगे या कोई ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे जिसकी कई मीनिंग निकल रही हो, तो इससे क्या होता है, मैसेज जो होता है, जो कम्युनिकेशन होता है आपस में, वो खराब हो जाता है, क्योंकि समझने वाला कुछ दूसरा ही मतलब समझ रहा है। इस वजह से मैसेज जो होगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्रीविटी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम कुछ और पॉइंट और प्रिंसिपल हैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ टाइम लाइननेस, यानी जो इसके प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये है कि वो टाइम लाइननेस यानी समय के अंदर होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू सर्व अ स्पेसिफिक पर्पस, एक कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन जो होता है वो एक टाइम बाउंड में होना चाहिए। अगर टाइम बाउंड में नहीं होगा तब क्या होता है कि मैसेज जो होता है वो यूजलेस हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंपास की बात करें या प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी की बात करें, यानी एक चैन बनी होती है, उस चैन में क्या पीपल जो हैं उनका क्या लेवल है, ये बहुत ज्यादा अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक नेटवर्क बना रहता है, उस नेटवर्क के थ्रू ही कम्युनिकेशन किया जाता है तो अच्छा माना जाता है। यही इंटेग्रिटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। स्टूडेंट्स यहां पे एक प्रिंसिपल आप एक और ऐड कर लें, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो रिसीवर जब मैसेज को रिसीव कर लेगा तो उस पर वो फीडबैक देगा, यानी जब उसको मैसेज सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, यानी शॉर्ट होगा, सिंपल होगा और टाइमलाइननेस होगा, तो ये सब सारी चीजें होंगी तो फीडबैक देने में उसको आसानी हो जाएगी रिसीवर को, तो उसमें मैसेज में जो डिले होगा वो नहीं होगा और रिस्पॉन्स जो होगा वो क्विकली हो जाएगा। आई होप फ्रेंड ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं फ्रेंड, अगला सवाल हमारा ये है, कहा गया कि द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, यानी एक सीरीज ये दी गई है, इसमें हमसे पूछा गया कि जो नेक्स्ट टर्म है इसमें कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझें 0 को, 1 को, 9 को, 36 और 100 को, फिर हम समझ जाएंगे कि इसके बाद क्या आएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको क्यूब यहां पे आ रहा होगा, हम क्यूब के बारे में कई बार आपको बता चुके हैं और आपको दे भी चुके हैं क्यूब के नोट्स कि क्यूब के क्या नोट हो, क्यूब के जो नोट 1 से 10 तक थे हमने आपको दिए थे कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है और वैसे ही 10 का क्यूब क्या होता है हमने आपको बता दिया था। एक बार हम फिर आपको बताएंगे, उससे पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, इसमें 1 का क्यूब किया गया प्लस 0 किया गया, यानी हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 0 ऐड करेंगे तो हमें इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, जो कि हमें ये मिल गया है। फिर क्या करना है, 2 का क्यूब करना है, फिर प्लस 1 ऐड कर देना है, यानी ये नंबर ऐड कर दे जाने। जैसे हमने 1 का क्यूब किया था 0 ऐड कर दिया था, वैसे 2 का हमने क्यूब किया फिर 1 ऐड कर दिया तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8 होता है, वह प्लस 1 ऐड कर दिया गया तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर वैसे ही हम 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब प्लस क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे तो हमें स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, यहां पे 36 मिल जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, फिर प्लस 1 प्लस 9 ऐड कर देंगे तो हमें 36 मिल जाएगा। वैसे ही 4 का क्यूब 36 मिल गया, 4 का क्यूब हम जब करेंगे फिर प्लस क्या करेंगे 36 ऐड कर देंगे
तो हमें 100 मिल जाएगा। यानी 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, और 64 में जब हम 36 को ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। और फिर जब हम 5 का क्यूब करेंगे प्लस 100 कर देंगे तो हमें 225 मिल जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, और प्लस हमें 100 ऐड कर देंगे तो हमें 225 मिल जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए फ्रेंड देखते हैं हम अगला सवाल। फ्रेंड्स ये चीजें हम यहाँ पे ये डिटेल में यहाँ पे बताएं, आप यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से। और जैसे कि 1 का क्यूब दिया गया, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये हमने 10 का क्यूब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। आप फिर से एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं और उसको रिवाइज करते रहें ताकि आपको जो कि समझने में क्वेश्चन को और जल्दी करने में काफी ज्यादा आसानी हो। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है फ्रेंड्स। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड in 2013 with the purpose to provide strategic funding to eligible state education higher educational institution। यानी हमसे बेसिकली पूछा गया इसमें कि 2013 में कौन सा इसमें लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी में दिया गया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी में दिया गया है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी में दिया गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फ्रेंड्स इसमें ये जो लॉन्च किया गया 2013 में, जिसका पर्पस था कि वो प्रोवाइड करेगा स्ट्रैटेजिक फंडिंग को उनको प्रोवाइड करेगा जो एलिजिबल स्टेट होंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसका पर्पस था कि वो प्रोवाइड करेगा स्ट्रैटेजिक फंडिंग जो एलिजिबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट में उनको। आइए फ्रेंड इसके बारे में देखें तो कहा गया कि ये 2013 में जो रूसा, जो इसको रूसा भी 60 में बोलते हैं, ये 2013 में अक्टूबर 2013 में आया था। इसका मकसद क्या था कि प्रोवाइड करेगा स्ट्रैटेजिक फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और ये किसकी तरफ से होगा, सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से होगा। इसकी जो स्टेट किसके थ्रू होगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू किसको दिए जाएंगे, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल को ये दिए जाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव में कुछ खास ऑब्जेक्टिव ये हैं कि इंप्रूव किया जाएगा क्वालिटी में और उनके एक्सीलेंस में। जो भी इंस्टीट्यूशन हायर इंस्टीट्यूशनल होंगे उनका इंप्रूव किया जाएगा, उनकी क्वालिटी को और उनके एक्सीलेंस को। और जो भी अनडिजर्व एंड अनसर्व एंड अनडिजर्व एरिया है उन तक पहुंचने की कोशिश इसमें की जाएगी। जो करेक्ट रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं उनको ठीक किया जाएगा, और जो इसमें जो इक्वालिटी है उसमें इंप्रूव किया जाएगा। किसमें, हायर एजुकेशन में। किसके थ्रू, बाय प्रोवाइडिंग एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन। किसके लिए, SC ST के लिए, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और प्रोमोट किया जाएगा इंक्लूजन ऑफ वीमेन को और माइनॉरिटीज को, और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके मतलब जो भी इक्वालिटीज हैं उनको इंप्रूव किया जाएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला सवाल क्या है। स्टूडेंट्स ये मैथ का सवाल है और मैथ में ये एवरेज में आता है। कहा गया कि एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 210 हैं, जो अपियर हुए हैं एक टेस्ट में। और कहा गया कि जो इनका मीन है यानी 210 जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें 1/3 यानी 1/4 का जो मीन है, 1/3 का जो मीन है उसका कितना है, 60 पाया गया। और जो बाकी जो बचे स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन है 78 है। तो कहा गया कि जो मीन ऑफ द होल ग्रुप विल बी, पूरे जो ग्रुप है यानी 210 स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा, मीन क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है मीन, जो कि यहां पे मीन दिया गया है, हमें बेसिकली एवरेज यहां पे बताना है पूरे ग्रुप का क्या होगा। स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे 210 स्टूडेंट्स हैं, उसका 1/3 जो है 1/3 कितना होगा। सबसे पहले हम 1/3 निकालेंगे 210 का। 210 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 3 7 जा
21 0 यहां पे रख देंगे, यानी 70 हमें मिल गया। क्या 1/3 70 है, और जो बाकी जो बचे हैं यानी 70 को जब हम माइनस कर देंगे 210 में से तो हमें जो बाकी बचेंगे वही होंगे, यानी 70 माइनस करेंगे 210 में तो हमें कितने बचेंगे 140 यहां पे हमें बचेंगे। और 70 का जो मीन है, एवरेज है, वो 60 आया है। हम टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा, कितना आएगा 4200 आ जाएगा। और जब इसका जो 140 का है जो है 178 है, तो हम इसको करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें यहां पे क्या मिलेगा 10,920 निकल के आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 10,920 निकल के आएगा। जब हम इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे इन दोनों को, तो हमें टोटल जो है नंबर हमें पता चल जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स के नंबर पता चल जाएंगे। और जब हम इन्हीं दोनों को हम जब ऐड करके हम 210 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगली स्लाइड पे हम इसको देखते हैं डिटेल में, जो कि फ्रेंड्स यहां पे आया था, कितना आया था 10,920 और कितना आया था 4200, यानी दोनों का हमने इसको दोनों को हमने ऐड कर लिया, ये 4200 है तो क्या होगा 0 और यहां पे 2 हो जाएगा, या 9 2 11 के 1 हासिला 1 और 5 यहां पे और यहां पे 1 हो जाएगा। जब हम इसी को डिवाइड कर देंगे किससे 210 से, तो हमारा आंसर जो 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 72 निकल के आ जाएगा। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर होंगी, आप यहां पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमने पूरी डिटेल यहां पे बता दी है। फ्रेंड अगला सवाल हम देखते हैं, कहा गया कि when a research problem related to heterogeneous population the most suitable method, यानी रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमसे ये पूछा गया कि रिसर्च प्रॉब्लम है जो रिलेट करता है हेट्रोजेनस पॉपुलेशन से, द मोस्ट सुटेबल मेथड, सबसे सुटेबल मेथड इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया गया क्लस्टर सैंपलिंग, ऑप्शन बी में दिया गया स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ऑप्शन सी में दिया गया कन्वीनियंट सैंपलिंग, ऑप्शन डी में दिया गया है लॉटरी सैंपलिंग। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो है हेट्रोजेनस पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।